व्यक्ति को मानव होने के नाते कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और ये अधिकार व्यक्ति के जन्म के साथ उसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं मानव अधिकारों की। तो मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानव होने के नाते या व्यक्ति मानव के रूप में जब जन्म लेता है तो प्राकृतिक रूप से उसे कुछ मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो इन अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर क्या व्यवस्था है, किस प्रकार के यहाँ आयोग बने हुए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। और मानव अधिकारों से पहले आपके लिए राजस्थान राजनीति या राज्य राजनीति से संबंधित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब पर सेपरेट वीडियो डाले जा चुके हैं। राज्य पंचायती राज, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सब पर भी सेपरेट वीडियो डाले जा चुके हैं। इतिहास से संबंधित कई वीडियो डाले जा चुके हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति या भूगोल से संबंधित भी कई वीडियो डाले जा चुके हैं। कला और संस्कृति से संबंधित भी कई वीडियो डाले जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर कि मानव होने के नाते कौन कौन से अधिकार मिलते हैं और इन अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था क्या है। तो हम व्यवस्था की बात करेंगे कि व्यक्ति के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र स्तर पे 1993 में एक संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसी के तहत एक आयोग का गठन किया गया और 12 अक्टूबर 1993 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में बना दिया गया। भारत की संसद द्वारा पारित ये अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य स्तर पर इसमें यह तय कर दिया गया कि राज्य स्तर पर भी एक राज्य मानव अधिकार आयोग होगा। मानव अधिकार शब्द मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। राज्य मानव अधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय हों। यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य कोई भी कानूनी निकाय किसी मामले पर पहले से ही जांच कर रहा हो तो राज्य मानवाधिकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तय कर दिया गया था 1993 का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में। अब राजस्थान मानव अधिकार आयोग की हम बात करेंगे कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग कब गठित हुआ, कब से ये कार्यरत है। तो राजस्थान की राज्य सरकार ने दिनांक 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन के संबंध में जारी की, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत ये प्रावधान एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे। ये व्यवस्था रखी गई। अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों की नियुक्ति एक आयोग का गठन किया गया है और मार्च 2000 से ये आयोग क्रियाशील है। इन दोनों फैक्ट को आप ध्यान रखें। अधिसूचना जनवरी 1999 और क्रियाशील मार्च 2000 से। मानव अधिकार संरक्षण जो संशोधन अधिनियम 2006 में पारित किया, उसमें कुछ संशोधन किए और इसमें आयोग का एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे। ये प्रावधान सुनिश्चित किया गया और आयोग का मुख्य कार्यालय निश्चित कर दिया जयपुर में। अब आयोग की संगठन देख लेते हैं किस तरीके से इसका गठन होगा। इस आयोग का एक अध्यक्ष होगा जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। ये महत्वपूर्ण शर्त है कि आयोग का जो अध्यक्ष होगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। इस आयोग में 2 सदस्य होंगे। एक सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त और कार्यरत न्यायाधीश हो सकता है। दूसरा सदस्य उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश हो या रहा हो, 7 साल का उसे अनुभव हो, जिसे मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यवहारिक अनुभव हो।
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, ये देख लेते हैं। तो इसके लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक 6 सदस्यों की समिति का गठन करेगा और राजस्थान में समिति में वर्तमान में 4 सदस्य हैं। आगे हम बात करेंगे कि 4 ही सदस्य क्यों हैं, क्योंकि प्रावधान 6 सदस्यों का है, तो 4 सदस्य क्यों हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इस समिति में शामिल होने वाले लोग हैं या सदस्य हैं वो कौन कौन हैं, तो मुख्यमंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य मंत्रिमंडल जो कि गृह मंत्री होगा वो इसके सदस्य होंगे। विधानसभा का अध्यक्ष होगा। विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे। विधान परिषद में सभापति जो राजस्थान में नहीं है। 4 होने का कारण ये है कि 6 में से राजस्थान में 4 ही हैं, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यानी विधानमंडल का दूसरा सदन नहीं है। तो विधान परिषद नहीं है तो विधान परिषद का सभापति भी नहीं है, विधान परिषद में विपक्ष का नेता भी नहीं है, तो ये 2 सदस्य कम हो जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राज्यपाल उन सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करता है, लेकिन उनको बर्खास्त नहीं कर सकता। उनको हटाने की जो प्रक्रिया है या शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की कोई नियुक्ति समिति में अगर कोई पद रिक्त हो तो वो रुकेगी नहीं, यानी अविधिमान्य नहीं होगी। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया कैसे जाएगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, ये देख लेते हैं। अध्यक्ष एवं राज्य आयोग का कोई भी सदस्य अपने पद से केवल उसी दशा में हटाया जाएगा जब राष्ट्रपति उन्हें आदेश पारित कर दे, यानी राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा, लेकिन उसके लिए सिद्ध कदाचार हो या वो कार्य करने में असमर्थ हो। इस संबंध में मामला राष्ट्रपति द्वारा जांच हेतु उच्चतम न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच करने के पश्चात ही रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। जांच रिपोर्ट में अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध दुर्व्यवहार या असमर्थता सिद्ध हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। और ये उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो हैं उन्हें अपने आदेश द्वारा पद से हटा सकता है। जिन आधारों में हम देख सकते हैं कि अगर ये आधार हों तो भी राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। यदि वो अध्यक्ष और सदस्य दिवालिया घोषित कर दिए गए हों, यदि आयोग ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने जो सदस्य या जो भी अध्यक्ष है वो किसी सरकारी पद को धारण कर लें या कोई लाभ का पद धारण कर लें तो भी हटाए जा सकते। यदि वह दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने दायित्व निर्वहन करने में अयोग्य हो तो भी उन्हें हटाया जा सकता है। इसमें चौथा कारण हो सकता है कि यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया जाए या सक्षम न्यायालय ये पाए कि वह व्यक्ति कार्य करने में असक्षम है। यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोषी सिद्ध कर दिया जाए या उसे कारावास की सजा हो तो भी हटाया जा सकता है। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 5 वर्ष पहले हो जाएं या 70 वर्ष पहले हो जाएं, इनका कार्यकाल पूर्ण मान लिया जाता है। यदि 70 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई हो तो दोबारा भी या पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने के बाद राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं करेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट अपना है कि वो अपना कार्यकाल पूर्ण हो जाए तो उसके बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य देख लेते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के उल्लंघन की जांच करना। राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कार्य हैं कि मानव अधिकारों के उल्लंघन की वो जांच करेगा। किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानव अधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो तो उसकी जांच स्व प्रेरणा से भी कर सकता है और न्यायालय के आदेश से भी कर सकता है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि स्व प्रेरणा से भी कर सकता है या न्यायालय आदेश दे दे तो भी कर सकता है जांच। न्यायालय में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है।
जेलों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना और उसके बारे में सिफारिश करना, मानव अधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक जो भी उपबंध हैं उनकी समीक्षा करना और उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तथा उनसे बचने के उपायों की भी सिफारिश देना, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधि दस्तावेज उनका अध्ययन करना और उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना। राज्य मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है, उसे प्रोत्साहित कर सकता है, लोगों के बीच मानव अधिकारों की जानकारी को फैलाना, उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध जो भी उपाय हों उनके प्रति उनको जागरूक करना, मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत जो भी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयास हैं उनकी सराहना करना, ऐसे एक आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानव अधिकारों के प्रचार और प्रोत्साहन के लिए आवश्यक हों। अब हम मानव अधिकारों की शक्तियाँ देख लेते हैं। मानव अधिकारों का गठन देख लिया, मानव अधिकारों के गठन का तरीका, मानव अधिकार के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल के पास है, 6 सदस्यों की कमेटी जिसकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त करता है, उन सबको हमने देख लिया। मानव अधिकार आयोग के कार्य देख चुके हैं। अब हम मानव अधिकार की शक्तियाँ देखेंगे। तो मानव अधिकार के पास दंड देने की शक्ति है या नहीं है, ये हम देख लेते हैं कि आयोग की शक्ति कौन सी है। तो मानव अधिकार आयोग की शक्ति है समन जारी करने की। मानव अधिकार आयोग समन जारी कर सकता है। शपथ पत्र या हलफनामे पर लिखित गवाही लेने की शक्ति मानव अधिकार के पास है। गवाही को रिकॉर्ड करने की शक्ति मानव अधिकार के पास है। देश की विभिन्न जेलों का निरीक्षण करने की शक्ति भी मानव अधिकार आयोग के पास है। जेलों का निरीक्षण कर सकता है, वहाँ कहीं मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये सब मानव अधिकार आयोग इन सब का निरीक्षण कर सकता है। वहाँ जाके उस स्थिति का भौतिक सत्यापन कर सकता है। अब हम देख सकते हैं कि आयोग को इतनी सब शक्तियाँ तो हैं, लेकिन दंड देने की शक्ति है या नहीं। आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 साल हो चुका हो। 1 साल की शर्त है कि 1 साल से पुराना जो केस है वो नहीं हो। 1 वर्ष से पूर्व घटनाओं का आयोग को कोई अधिकार नहीं है। आयोग मानव अधिकार उल्लंघन के दोषी को न तो दंड दे सकता है और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस आयोग का जो चरित्र है वो न्यायिक है, यानी न्याय करना इसका कार्य है, लेकिन दंड देने का कार्य इसके पास नहीं है। आयोग के प्रथम सदस्य अध्यक्ष जो थे कांता भटनागर और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गोपाल कृष्ण व्यास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।